मैं हिजाब पहनती हूँ मनकश, मुझे हिंदू लोग बिल्कुल टारगेट नहीं करते। Okay. मैं अगर मैं इसको परसेंटेज मतलब ये मेंटेलिटी में एक तरह से सोच में बिल्ड कर दिया है कि लड़की पढ़ रही है, कॉलेज जा रही है, आवारागर्दी करेगी, छिछोराबंदी करेगी, भाग जाएगी, कोर्ट मैरिज कर लेगी, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। खुद बहुत ही सारी औरतें घूंघट करती हैं, ठीक है, चेहरा आइडेंटिटी होती है, वाकई होती है, लेकिन यहाँ पे उनकी मर्जी, अगर किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है वो चीज़ गलत है। अगर लेकिन अपनी मर्ज़ी से कोई लड़की कर रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जहन तो काम करना बनता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मनकश रिजवी और आज ये हमारे पॉडकास्ट चैनल पर 30 डेज़ 30 पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और हमारे साथ मौजूद हैं सबा पाशा। सबा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं मनकश, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सबा। मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ सबा। बहुत शुक्रिया, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझ जैसी नाचीज़ को इतनी अहमियत से देखा है। तो सबा, अगर मैं आपके तारुफ में चंद लफ्ज़ कहूँ तो आपका तारुफ चंद लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है। आपके बारे में काफ़ी कुछ मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ऑडियंस को मैं कम शब्दों में आपके बारे में बता जी सकूँ। बिल्कुल, बताएं आप। तो सबा जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी भी कर रही हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस हैं और वहाँ पर ये पॉडकास्ट होस्ट भी हैं। इसी के साथ ये महिलाओं के लिए काम करती हैं, स्टूडेंट्स के परवरिश के लिए ये काम कर रही हैं, बच्चों की परवरिश के लिए ये काम करती हैं। इसी के साथ सबा शायरा भी हैं। बहुत शुक्रिया इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबा, बस मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप आई हमारे घर में, आपके अंदाज में कह रही हूँ कि आप आई हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। अरे वाह, आप आई हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। वाह, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ज़्यादा मोहब्बतों से नवाज रही हैं। इतना शायद मैं डिज़र्व नहीं करती। ये मेरे लिए बहुत ज़िम्मेदारी की बात है कि मुझे अभी मोहब्बतें बहुत ख्याल से अच्छे से संभालनी पड़ेंगी। आपने काम ही इतने अच्छे किए हैं कि आपको तो मोहब्बत मिलेगी ही। आप वुमेन्स के लिए काम कर रही हैं, बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो इतनी मोहब्बत की तो आप हकदार हैं सबा। तो पॉडकास्ट की इब्तिदा में सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम आपकी ही ज़ुबानी आपके बारे में जानें कि आखिर कौन है सबा। तो मनकश, जैसे आपने मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी कुछ सरसरी तौर पे बता देती हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। और रही बात ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, दरअसल घर में हमेशा से शायरी का माहौल था। पापा को शायरी बहुत पसंद, मम्मा शायरी थोड़ी बहुत कर लेती थी, घर में चाचा और फुप्पो वगैरह को बहुत पसंद। वो माहौल, मुशायरा सुनना, ये वगैरह सब चीज़ें, उर्दू से मोहब्बत, ये मैंने बचपन से देखी। अब क्या होता है ना कि जब बच्चा उस इन्वायरमेंट में पलता है और बड़ा होता है तो वो चीज़ें उसके जहन में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आ जाती हैं। तो बेसिकली फिर जब मैं बड़ी हुई, मुशायरे वगैरह सुने, कुछ अशार कहने की कोशिश की जो कि एक्चुअली अशार नहीं हुआ करते थे। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके, और क्योंकि मैं इतनी लिबर्टी मुझे नहीं थी कि मैं एकदम इंस्टाग्राम पे आ जाऊँ। और आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अपने ख़ानदान की, मेरे ख़्याल से वाहिद बेटी हूँ, वाहिद लड़की हूँ जो इतनी खुलकर सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं और अभी भी आपके साथ माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, मतलब एक तरह से मैंने एक वो जो एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, शीशा कह लीजिए या दहलीज कह लीजिए, वो पार कर ली है। हालांकि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मेरी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने वो इंस्टाग्राम पर मैंने अपना अकाउंट बनाया शायरी की, इधर उधर। फिर मैंने देखा कि ओपन माइक वगैरह होते हैं, वहाँ पे गई। पहले ही इवेंट में मुझे इतनी इज्जत मिली, पहले ही इवेंट से, उस इवेंट के बाद मुझे लोग एज अ गेस्ट बुलाने लगे। मतलब ये सब चीज़ें चलती थी दिल्ली में। उसके बाद माशाल्लाह से शायरी बेहतर होती चली गई। अब शायरी के साथ साथ मेरे ख्याल से मुझे 5-6 साल इंस्टाग्राम पे हो गए। तो उस दौरान क्या हुआ था मनकश, कभी कभी कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिल गया, कुछ ऐसा हुआ कि आपको लग रहा है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, तो मैं बार बार अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर देती थी, डीएक्टिवेट। ये वो जो लोग मुझे मोहब्बत करते थे, एक्टिवेट करने के बाद मुझे मैसेज करते थे कि सब आप चली जाती हैं, ये चीज़ गलत है, आपको अपने चाहने वालों को, अपने फैंस का सोचना चाहिए। फैंस तो मैं खैर नहीं कहूँगी उनको, मेरे फैमिली समझ लीजिए, मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो उसके बाद मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था आज से 4-5 साल पहले, जो प्लेटफॉर्म मेरा इवेंट्स वगैरह कराता है, पोइट्री इवेंट, ओपन माइक्स। अब हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे और बड़े इवेंट्स कराएं।
फिर मनकश उसके बाद हम लोगों ने वो इवेंट्स वगैरह थोड़े बहुत कराए, फिर बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ एंड सम अदर रीजंस वो मैंने बंद कर दिए। फिर उसके बाद मैं एकदम थोड़ा डिप्रेशन का मेरा सीन रहा, एक आध साल थोड़ा प्रॉब्लम रही थी, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। उसके बाद मैं दोबारा सोशल मीडिया पे एनी हाउ मैं कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता, करती हूँ। उसके बाद अचानक से बूम, अब वो जो मेहनत मैंने शुरू में की थी, शुरू में इतनी मेहनत करती थी रिकॉर्डिंग में, ये वो, अल्लाह ताला उसका अजर देने लगा और आज सब लोग आपको जानते हैं। उसके बाद फिर मैंने जैसे प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, उस वक्त पे भी अच्छा कर रहा था, मैंने अचानक से बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। फिर उसके बाद मैंने दोबारा उस प्लेटफॉर्म को रिवाइव किया, इवेंट्स कराए, बहुत सक्सेसफुल रहे। फिर अचानक से, क्योंकि पता है आपको मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल चीज़ होती है, मैं हमेशा से, आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊं, कि हमेशा से ना मनकश मैं ख्वाब में देखती थी कि मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हुई हूँ, मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है। अरे वाह, सीरियसली, आई एम डैम सीरियस, अल्लाह जानता है। फिर उसके बाद मैंने पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे पहले से ही, मैं ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, इन सबको बहुत सुनती थी, मुझे बहुत पसंद है इनका बोलने का अंदाज, और सुष्मिता सेन। तो मैंने फाइनली एक पॉडकास्ट एनी हाउ स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था, ऑनेस्टली नहीं पता था कि उसको पहले दूसरे एपिसोड से इतनी कामयाबी मिल जाएगी। फिर ज़्यादातर लोग मुझे एज अ शायरा नहीं जानते, एज अ रिसर्च स्कॉलर नहीं जानते, और मेरी एक और आइडेंटिटी भी है कि मैं एक टीचर भी हूँ। अरे वाह, हाँ, ये तो हमें अभी पता चला। हाँ, वो भी नहीं जानते। और उसके अलावा मैं जो भी काम करती हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अब जो एज अ होस्ट मुझे पहचान मिल रही है ना, मुझे माशाल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे लोगों ने इतनी मोहब्बत दी। हालांकि लोग कर तो बहुत लोग रहे हैं काम, लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है और बहुत मोहब्बत दी लोगों ने। तो सबा मतलब आप जो हैं बायोटेक्नोलॉजी PhD कर रही हैं जी, इसी के साथ में आप शायरा भी हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ फील्ड्स हो जाती हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे सेट कर पाती हैं आप? मनकश, एक्चुअली ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, और ये सवाल ठीक है जायज़ भी बनता है, इसमें ऐसा कुछ गलत है नहीं कि पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि साइंस और आर्ट बहुत ही मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। लेकिन आपको पता है अल्लामा इकबाल साहब ना एक वकील थे पेशे से, बेशक, है ना, और वो शायरी भी किया करते थे। हाँ। शायरी में उनका कहाँ पे मकाम है, आप देखिए गालिब के बाद, अगर कोई मीर और गालिब के बाद उसके लेवल पे आप देखें तो अल्लामा इकबाल कहाँ पे पहुँचे हुए हैं माशाल्लाह। और अगर हम लोग एज अ स्कॉलर उनको देखते हैं तो वो तो इस्लाम में भी उन्होंने इतने अच्छा काम किया है। और अगर हम लोग इसी चीज़ में जहन रखते हैं ना अपना कि एक अगर मैं साइंस तक महदूद हूँ तो साइंस तक ही मैं महदूद रहूँ, अच्छा है ना, तो ये चीज़ गलत है आपको, क्योंकि आर्ट और साइंस ना बड़े इंटरकनेक्टेड फील्ड हैं। ये मैंने अपने पॉडकास्ट में, मुझसे किसी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि हर चीज़ इस दुनिया में आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी से हूँ तो मैं बायोटेक्सिस्टिकली वो चीज़ फॉलो करूँगी, हाँ आपको अपने फील्ड में माहिर होना चाहिए, लेकिन आप अपने पैशन को भी मत छोड़िए। प्रोफेशन भी अच्छी चीज़ है कि उसको आप फॉलो करो, पैशन भी। आप परवीन शाकिर साहिबा को देख लीजिए, है ना, उनका फील्ड कुछ और था, बेशक, और वो शायरी में क्या नाम करके गई हैं, आज तक कोई औरत उनसे आगे, कोई अगर कोई शायरा देखो तो परवीन शाकिर से कोई आगे नाम ही नहीं आता। तो ये सब चीज़। तो सबा कोई ऐसा शायर है जो कि आपके दिल के करीब हो, उसका कोई शेर हो, उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरे दिल के करीब अगर मैं, देखिए मैंने बचपन से ही एक चीज़ को तस्लीम किया है कि अल्लामा इकबाल साहब मेरे पसंदीदा शायर हैं। वाह। और मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है मनकश, उनकी कलाम से। और अगर मैं बात करूँ उनके अशार की, तो उनके अशार जैसे सबसे ज़्यादा फेमस तो यही, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी जज़ा क्या है। बहुत खूब सबा। हाँ, तो इकबाल साहब, फिर गालिब साहब, क्योंकि देखिए गालिब को उर्दू में लोग सबसे ऊपर गालिब और मीर को समझते हैं, और जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छे शोरा रहे हैं दोनों। और इकबाल साहब मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। फिर गालिब, मीर, फराज, इनका तो भाई बहुत अच्छा मकाम है और बहुत मेरे फेवरेट भी हैं। तो आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया कि आपको तरक्की के साथ साथ क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, और आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप मुस्लिम हैं इस वजह से आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा हो? अच्छा सवाल है एक्चुअली ये। अच्छा, इसका मैं थोड़ा एलेबरेट करके आंसर दूंगी मनकश। हाँ। अच्छा, मसला क्या है ना कि आप लड़की हैं, ठीक है, आप भी मुस्लिम हैं, ठीक है, मैं भी मुस्लिम हूँ, कोई तीसरी लड़की होगी वो हिंदू होगी, आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी जगह पर कुछ भी काम कर रही हैं,
आपका क्रिटिसिज्म और जो ये छेड़खानी होती है ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लोगों को बुरी भी लगेगी, मैं हिजाब पहनती हूँ, ठीक है, देखिए मन का जितना मुझसे हो सकता है मैं इतना करती हूँ। मैं इस्लाम को एक रत्ती कहीं से कुछ गलत नहीं कहती, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि देखिए मैं अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मैं आगे और करूँगी। मैं हिजाब पहनती हूँ मनकश, मुझे हिंदू लोग बिल्कुल टारगेट नहीं करते। मैं अगर मैं इसको परसेंटेज में डिवाइड करूँगी ना, तो मुझे हिंदू लोग अगर 5% टारगेट कर रहे हैं ना, मान लीजिए, तो 95% मेरी कम्युनिटी के मुसलमान लोग मुझे टारगेट करते हैं, ठीक है। ये बात लोगों को बहुत बुरी लगेगी कि अपनी ही देखिए मैं इस्लाम को गलत नहीं कह रही, लेकिन उन लोगों को गलत कह रही हूँ जो मतलब चीज़ों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर और लोग औरतों की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल कर देते हैं। समझ रही हैं आप बात? मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, अबे जा मुंह ढक ले, हिजाब पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, और तू तो दोज़ख में जाए। मुझे नहीं, बहुत लड़कियों को आते हैं, मैं अपनी इकलौती बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रही हूँ, पूरी विमेन कम्युनिटी की। हमारी सोच है, और आदमी कह लो या औरतें भी करती हैं, ये आदमियों को भी मैं ब्लेम नहीं कर रही है। आपको पता है मैं वहाँ पे गई थी एम्स में, मैंने ट्रेनिंग की थी, कुछ दिन ट्रेनिंग की थी मैंने। मैं वहाँ पे नमाज वगैरह, मैं जब वहाँ पे गई ना, तो वहाँ पे सब हिंदू थे, एक लड़की मुस्लिम थी बस, और वो भी हिजाब नहीं पहनती थी, सब हिंदू थे। यू वॉन्ट बिलीव कि मैं हिजाब पहनती थी, दे ट्रीट मी वेरी गुड, ठीक है, दे यूज टू ट्रीट मी वेरी गुड। उन्होंने मुझसे, मतलब एक मरतबा मैं वज़ू कर रही थी, तो एक लड़की मुझसे पूछती है आप क्या कर रही हैं, मैंने कहा मैं वज़ू कर रही हूँ, तो मैंने मसा वगैरह किया, तो वो मुझे बड़े प्यार से देख रही थी, मतलब उन्हें नहीं पता था, तो वो ऐसा क्यूरियोसिटी के साथ देख रही थी। मैं नमाज पढ़ती थी, कोई मुझे वहाँ पे टारगेट नहीं करता था। ये सब चीज़ें सियासी चीज़ें हैं। कोई ऐसा अगर कोई नफरत करता है तो मैं उनसे यही कहूँगी कि देखिए इंसान है हम लोग, आप इन सब चीज़ों में ना पढ़कर अपने काम से मतलब रखिए, अपने आप को खुश रखिए। प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप किसी से नफरत करते हैं, आप किसी के खिलाफ सोचते रहते हैं, तो वो अपना जहनी सुकून आपका जाता है, सामने वाले तरीके से उनकी जहालत हमारे सामने आ जाती है। सामने मैं आपसे नफरत कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप में भुन गई, नफरत कर रही हूँ, आपको बुरा चाह रही हूँ, ठीक है, आपकी ज़िंदगी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना मेरी खुद की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ रही हैं आप बात? ये चीज़ें होती हैं। तो सबा, आपने बात की कि जब आप अपने घर में, आप पहली लड़की ऐसी है कि जो सोशल मीडिया पर इतनी खुलकर सामने आई हैं, तो कभी आपके सामने मुश्किलात इस वजह से पैदा हुई हैं कि आप एक मुस्लिम लड़की हैं, घर वालों ने रोका हो? हाँ, इसका भी जवाब मैं, देखिए, और कितना टफ रहा आपके लिए यहाँ तक आना? देखिए मनकाश, अगर आप कुछ भी करते हैं ना ज़िंदगी में, तो हर चीज़ में स्ट्रगल होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू में मेरे पेरेंट्स ने, मतलब मेरे पेरेंट्स में भी, मैं मम्मा को तो नहीं कहूँगी, मम्मा ने तो सपोर्ट ही किया, हालांकि पापा, क्योंकि पापा हमारे एक बाप हैं, ठीक है, और बाप की फिक्र हमेशा रहती है, तो वो लगता था नहीं बेटा ऐसे नहीं बेटा, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट किया। मैं बेकार पापा को यहाँ पे ब्लेम करूँगी नहीं, पापा आपने सपोर्ट नहीं किया, पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक बैठी हुई हूँ तो पेरेंट्स ने कुछ तो सपोर्ट किया होगा ना, जाहिर है। तो थोड़ी बहुत शुरू में फ़िक्र रहा करती थी, अभी भी थोड़ी बहुत फ़िक्र रहती है कि नहीं ये सोशल मीडिया पे आ रही है, फला लोग, मतलब लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे, कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं मेरे पापा जाकर कि लोगों ने ऐसा कमेंट किया है सबा की पोस्ट पर। लेकिन पापा को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई कुछ कर रहा है ना, अगर तो सबा जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो उनमें नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ते होंगे पापा, क्या रिएक्शन होता है उनका? मैं वही पापा को एक मैसेज यहाँ से देना चाहूँगी, मैं सामने से तो पापा के सामने बोल नहीं पाती, कि पापा अगर आप वो गलत चीज़ें देखते हैं, अगर आगे आने वाली ज़िंदगी में मैं कामयाब हुई तो लोग 4 लोग और बोलेंगे, इनफैक्ट 8 भी बोलेंगे, तो हमेशा ये सोचिए कि जो फलदार पेड़ होता है ना, पत्थर उसी पे पड़ते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी बेटी सही काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या वो गलत काम तो नहीं कर रही अपने साथ या फिर दूसरों के साथ। अगर नहीं कर रही तो आप उसको, मैं अपनी छोटी बहन के लिए, क्योंकि मेरी एक बहन भी है, वो भी आगे ज़िंदगी में कुछ करती है, तो सपोर्ट कीजिए अगर वो गलत नहीं है तो। और मैं इनफैक्ट हर बाप से ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को ना आज़ादी दीजिए, परवरिश अच्छी दीजिए कि उन्हें सही और गलत का पता हो। बहुत अच्छा सब। तो ये चीज़ें थी। देखिए कि ये जो इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम, ये कहा जाता है कि इस्लाम में जो जहेज़ है वो देना हराम है, उसको लेना भी हराम है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे कल्चर में सभी कम्युनिटीज़ में जहेज़ दिया भी जाता है और लिया भी जाता है, लेकिन लोगों के दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि इस्लाम में जहेज़ नहीं दिया जाता, बल्कि लड़का महर की रकम देता है। तो ये ज़मीनी तौर पर कितनी बात हकीकत है, कितनी इसमें सच्चाई है? क्या ये बात सच है कि मुसलमानों में जहेज़ नहीं लिया जाता?
मनकश साहब ने ऐसा सवाल पूछा है कि अगर मैं इस पे बोलने आती हूँ ना, अगर मैं बोलने लगूँ तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन मैं इसे छोटा छोटा मतलब एक महदूद अल्फाज में इसको मैं बताना चाहूँगी। देखिए मनकश, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्राउंड रियलिटी की आप बात करती हैं। ग्राउंड रियलिटी तो मैं कहूँ, अगर मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, जिस कास्टिज्म, अगर कास्ट सिस्टम भी है हमारे इंडिया में, तो जहाँ जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ पे तो ग्राउंड रियलिटी में यही है कि जहेज़, ये समझ लीजिए कि पहले तय किया जाता है कि शादी हो रही है, ये चीज़ इतनी जानी चाहिए, ये इतना जाना चाहिए, और अगर नहीं तो नहीं। मतलब वहाँ पे लड़की की पता है पहले बात होती है जहेज़ की, फिर लड़की को जाकर देखेंगे, लड़के को जाकर देखेंगे, कितनी तालीम याफ्ता है, कितना आप लड़का काबिल है, इसको बाद में देखेंगे, बस जहेज़ पहले। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम में जैसे मेहर की बात आपने की, आपको पता है मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त समझ लीजिए, वो मेरे यहाँ पे आती भी है मुशायरा वगैरह में, उन्होंने एक शेर है, मेरे ख्याल से मैं गलत भी पढ़ सकती हूँ, मर्द ने आखिरी दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा, जहेज़ नगद लिया, मेहर उधारी रखा। अरे ये बहुत रियल चीज़ है। आपको पता है कि लड़कियों को पता, एक तो लड़कियों की बेसिक जो वो नॉलेज है ना, इतनी कम है इस चीज़ के बारे में, इस्लाम के बारे में, लड़कियों की क्या हमारे पूरे माशरे की इतनी कम। अच्छा सबा, क्या ये बात भी हकीकत है कि जहेज तो ले लिया जाता है और मेहर माफ़ करा दी जाती है? मैं आपको बता रही हूँ, वहीं पे पहुँच रही हूँ। देखिए पता है, जहेज तो ले लिया जाता है, ज़बरदस्ती लो, या वो तो भाई ऐसा है कि कंपलसरी कर दिया है, जबकि इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। निकाह को तो आप मुश्किल बना ही नहीं सकते, समझ रही हैं आप बात। लेकिन मेहर का क्या है, लड़कियों को, एक तो लड़कियों को बेसिक नॉलेज नहीं है। मैं अपनी बहनों से प्लीज़ ये बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और आप अगर इस्लाम फॉलो करती हैं तो आपको अपने बेसिक हुकूक पता होना चाहिए। तो लड़कियों से कहा जाता है कि 10-15 हज़ार मेहर बनवा देते हैं, और दहेज कितने का जा रहा है? आप मेरे ख्याल से 25-25 लाख नगद कैश जाता है, उसके अलावा जो सामान है वो, और ये चीज़ मुआशरे में एक बीमारी की तरह बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। और लड़कियों से कहा जाता है कि आप तो मतलब लड़की हो, अपना परिवार है, वो क्या, माफ़ कर दो। कुछ दे देते हैं, कुछ 10,000 रुपया, 10-15 हज़ार रुपये। पता है अगर हम मेहर का भी निकालें ना, उसका कोई हिसाब होता है। मैं यहाँ पे पूरी बात नहीं बताऊंगी, लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कितने दिन का हिसाब मेहर के हिसाब से दिया जाता है, कितनी रकम होनी चाहिए। तो वो लोग जो है ना बेचारगी को, अच्छा ये चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में ना जो लड़की की बेचारगी होती है ना, उसको सेलिब्रेट करते हैं। समझ रही हैं आप बात? मैं अपना दिल मार रही हूँ ना किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ में दिल मार रही हूँ कि मुझे फलां काम करना था, लेकिन माशरे की वजह से मैं नहीं कर पा रही, तो लोग मुझे बड़ा अच्छा समझेंगे कि अरे बड़ी अच्छी लड़की है, इसने ये काम जो है नहीं किया, बिकॉज ये इतनी इज़्ज़त का ख्याल रखा। इज़्ज़त का ख्याल आपने वो इज़्ज़त खुद बना रखी है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हुकूक दिए हैं, बहुत ज़्यादा। एक तरह से कह लीजिए अपनी पसंद की शादी करने का भी हक़ दिया है, अपने मेहर को डिसाइड करने का हक़ दिया है। समझ रही, बहुत हुकूक है। हज़रत उमर के ज़माने में एक बूढ़ी औरत ने हज़रत उमर से कह दिया था कि उमर, उन्होंने कहा था, मतलब ऐसी कोई बात हुई थी, हज़रत उमर मिंबर पे खड़े होकर जो है वो लोगों को बता रहे थे कि मतलब सहाबा इकराम ने शिकायत की होगी कि हम गरीब लोग हैं। औरतें बहुत ज़्यादा कुरान की आयत को पढ़ने के बाद, औरतें वहाँ की भी पढ़ी लिखी औरतें होती थी, कि औरतें जो हैं ऐसे इतना मेहर जो है वो डिमांड करती हैं। तो हज़रत उमर ने एडवाइस के तौर पे औरतों से कह दिया था। तो एक बूढ़ी औरत ने हज़रत उमर से कहा था कि उमर, आप कौन होते हैं ये बताने वाले, खलीफा वक्त, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि हमें कितना मेहर लेना चाहिए, जब हमारे अल्लाह ने हमें हुकूक दिया है। तो बेशक जब अल्लाह हमें ये हुकूक दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमारे मेहर रही, या फिर हमारी जो भी चीज़ें, जो भी हमारी ज़रूरियात रही, जो हमारी फाइनेंशियली हमें सिक्योर किया जाता है, जब अल्लाह जैसी ज़ात, हम अल्लाह को मानते हैं ना, अब अल्लाह कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, मैं वही मानती हूँ कि एक खुदा है, चाहे उसको हिंदू माने, मुसलमान माने, वो हमारा वाहिद खुदा है, ठीक है। जब वो कह रहा है जिसने पूरी कायनात बनाई है, तो इंसान कौन है भाई, क्या औकात है आपकी? मैं नहीं मानती, तुम नहीं चाह रहा घर कोई माने, मगर मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। बहुत खूब सबा, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो सबा अब ये बताइए कि एक लड़की के लिए कोई एक हमसफ़र हो, उसके अंदर की क्या खूबियाँ होनी चाहिए? एक बेहतरीन हमसफ़र की खूबियाँ आपकी नज़र में क्या हो सकती हैं? देखिए मनकश, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं जो चीज़ें
पूरी सोसाइटी को देखकर एक नज़रिया मैं आपके सामने रखती हूँ कि आप जब शादी करें ना, या कोई भी लड़की अगर शादी करती है, कोई भी लड़का, तो हम सफ़र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छे की डेफिनेशन क्या है वो सबके लिए अलग अलग भी होती है, लेकिन नरम दिल होना मेरे लिए पर्सनली, कि कोई मुझे सुने और समझे। जैसे परवीन शाकिर साहिबा का वो शेर है कि दुख की बात है या खुशी का मंजर, दुख की बात या खुशी का मंजर देख सकती हूँ, मेरे ख्याल से गलत हो जाए तो माफ़ी, दुख की बात या खुशी का मंजर देख सकती हूँ, तेरी आवाज़ का चेहरा मैं छू कर देख सकती हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक हम सफ़र कह लीजिए, हस्बैंड कह लीजिए, या वाइफ कह लीजिए, तो ये चीज़ें ना। और मैं इस पर एक सरसरी सा एक जवाब देना चाहूँगी लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे माशरे में ना जो लड़कियाँ होती हैं ना, गांव वगैरह से लड़कियाँ होती हैं, तो वो पढ़ती लिखती हैं, ठीक है, एजुकेशन जो उनकी बेसिक होती है, फिर हमारे साथ भी ये होता है कि भाई एक वक्त आएगा जब आप अपने हस्बैंड के साथ घूमेंगी, अब अपने हस्बैंड के साथ सारा काम करेंगी, बड़ा ट्रेंड पे भी चल रहा है, आप हस्बैंड के साथ कीजिएगा, घूमना है, ये करना है, वो करना है। तो क्या होता है, लड़कियां बेचारी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजार देती हैं, वहाँ जाती हैं तो रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि अपनी एजुकेशन को प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, बहुत काबिल बनिए, इतनी काबिल बनिए कि सामने वाले को जब आप किसी से शादी करने जा रही है ना, मैं ये नहीं कह रही कि जाके हैंग आउट करो, जाकर मतलब मैं यहाँ पे कोई ऐसी सीख नहीं दे रही कि मुझसे आके आप कोई इंसान जो है उंगली उठा के सवाल जवाब करे। मैं ये सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि आप इतनी काबिल बन जाएं कि जब आपको शादी करनी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके साथ कंपैटिबल हैं और कैसा इंसान है वो। समझिए, मैं जैसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ मे बी, और मे बी मैं एजुकेटेड भी हूँ। तो आपको उस तरह से अपने आप को ट्रेन करना है, और शादी के वक्त पर जब आप किसी को ढूंढने जाएँ या देखने जाएँ ना, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पेरेंट्स की मर्ज़ी से भी कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इस चीज़ में अपने आप को बिल्कुल मत डुबोइएगा नहीं प्लीज़। तो सब आपको क्या लगता है कि इस्लाम में महिलाओं का क्या मकाम है, एजुकेशन को लेकर किस हद तक महिलाएं पढ़ रही हैं, क्या उनको आज भी दबाया जाता है एजुकेशन के उसमें देखा जाए तो सेक्टर में? मकाम तो देखिए, मकाम की बात करते हैं तो इस्लाम में ये चीज़ तो सब जानते हैं। अब कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है या कोई इसको प्रमोट कर रहा है, सब जानते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम बहुत अच्छा है, बहुत आला है। और एजुकेशन की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि इस्लाम में लड़कियों को पर्दा करने के लिए हुक्म आया है, तो उनको बस घर में बंद कर दो, नो एजुकेशन, नो नथिंग, ठीक है। लेकिन मनकश इसका जवाब मैंने अपने पॉडकास्ट में भी दिया था। एक किसी ने मुझसे सवाल किया था कि जब आप मुसलमान जो लड़की है ना, तो मुसलमान लड़की का एक नॉर्मल एक मुस्लिम की बात करते हैं, आदमी या औरत दोनों, ठीक है। कुरान है, कुरान एक ऐसी किताब है जो हिदायत की, नसीहत की किताब है, ठीक है। हमारे ऊपर हक है और जिम्मेदारी भी है कि हम उसको पढ़ें, सीखें और उसको अपनी ज़िंदगियों में उतारें और दूसरों को भी उसकी दावत दें, ठीक है। ये हक है और जिम्मेदारी है, चीज़ें हैं। अब मैं औरत हूँ या मर्द हूँ, अब उसमें दोनों का अलग अलग रोल रहता है कि मर्दों को जो है किस तरह से उसको लेके जाना है, औरतों को किस तरह से लेके जाना है, लेकिन दोनों जगह ये जिम्मेदारी है। तो मनकश आप ये बताएं, जब मुझे पढ़ना ही नहीं आएगा, यहाँ पे इनफैक्ट हम लोग भी ऐसे हैं कि कुरान को सिर्फ हम रीड कर लेते हैं, हम समझते नहीं हैं, ठीक है, जबकि हमारे ऊपर बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली बोला गया है कि इसको समझो। जब मुझे पढ़ना ही नहीं आएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, जब मुझे समझनी ही नहीं आएगी तो मैं कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में उतारूंगी। तो यहाँ से तो ये तो कॉन्सेप्ट ही हट गया कि इस्लाम में एजुकेशन को जो है सपोर्ट नहीं करते, बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे माशरे में कह लीजिए कि कल्चरल एक चीज़ समझ लीजिए कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जगहों पर यहाँ पे नहीं करते हो मे बी सपोर्ट, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आई डोंट नो क्या मेंटालिटी है लोगों की, बहुत ही घटिया किस्म की मेंटालिटी है हमारे यहाँ के आदमियों की भी कह लीजिए, खासकर औरतों की भी पेट्रियार्कल रूट्स में जड़ा हुआ है। ये तो आपने बहुत सही बात की इस टाइम पर। बहुत, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ ना, मैं कहती हूँ, लेकिन मैं कम से कम जस्टिस की तो बात करूँगी। बेशक जस्टिस तो होना चाहिए ना। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ एजुकेटेड लड़कियाँ मतलब होना चाहिए लड़कियों को। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए कि आप किसी भी एज में मुझे सुन रही है ना, चाहे आप 5 साल की हैं, 5 साल की बच्ची तो खैर क्या समझेगी, 10 साल की लड़की या 20 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पूरा तालीम याफ्ता होना चाहिए आपको और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहिए। अपने फैसले खुद लो, सिर्फ पावर कहने के उस पर नहीं, या औरत पावरफुल है, आपको अपना उस पावर को अप्लाई करना है, ठीक है। उस चीज़ को आपको अपने हक में रखना है। लाइक मैं कैसे समझाऊं कि कोई नेता होती है औरत, ठीक है,
तो वो पता है क्या करती हैं, उनके सारी जो अथॉरिटी होती है उनके हस्बैंड के पास होती है, पावर उनके नाम पे है, कहने को बस रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको आगे कर दिया गया है। चलिए सबा, आपकी ज़ुबान में काफ़ी ज़्यादा उर्दू की मिठास हमको देखने को मिली। तो अब आप ये बताइए कि क्या उर्दू ज़बान ही आपकी मादरी ज़बान है? मनकश, मादरी ज़बान को मतलब अक्सर लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़बानें हैं और मुझे हर ज़बान, अगर मुझे खैर आती नहीं है सारी ज़बानें, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे पंजाबी पढ़नी भी आती है, मैंने गुजराती भी सीखी थी, काफ़ी हद तक मुझे गुजराती भी आती है। इनफैक्ट मैं स्पेनिश सीख रही थी, अरबिक और स्पेनिश मैं बहुत पागलों की तरह सीख रही थी जिस वक्त पे मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त हुआ करता था। और मैंने उस वक्त संस्कृत भी सीखने की कोशिश की थी। द थिंग उसकी जो संस्कृत की जो ग्रामर होती है ना वो बहुत टफ होती है। मैं एज अ मुस्लिम अगर बात करूँ तो मैं ये नहीं कि मैं अरबी या सिर्फ उर्दू ही सीखूंगी, मेरे पास वही जिम्मेदारी है। समझ रही हैं, आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, 1000 फील्ड्स में आपको नॉलेज अपनी लगानी चाहिए, मतलब नॉलेज गेन करनी चाहिए, आपको हर जगह से नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो और रही बात उर्दू, आपने मैं सवाल से भटक गई, मैं सवाल ये था कि उर्दू मेरी मादरी ज़बान है या नहीं। उर्दू मेरी मादरी ज़बान है। हाँ, लोग जो आप भी बोलती हैं और 10 लोग और होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सारे उर्दू बोलते हैं। हिंदी बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे हिंदी जो होती है ना, जो हिंदी भाषा है वो कोई नहीं बोलता इतने अब आज के ज़माने में। जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो उर्दू ही है। अब कोई अपने ज़बान को हिंदी बोलता है, ठीक है, कह लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हिंदी भी बहुत पसंद है, मैं हिंदी में बहुत अच्छी थी अपने स्कूल में, और मैं जामिया से हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, तो मैंने उर्दू जो है वो अपने स्कूल से ही पढ़ी है। सबा, हमारे हिंदुस्तान में लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो उर्दू लैंग्वेज है ये बाहर से आई है, तो क्या ये लैंग्वेज बाहर से आई है या फिर उर्दू ने हिंदुस्तान में ही पैदाइश पाई? एक बारी ज़रा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। हाँ, अच्छा, एक चीज़ ये है मनकश, इस चीज़ में मुझे बड़ी अफसोस की फीलिंग्स आती हैं। जो चीज़ हमारी इतनी खूबसूरत चीज़ थी, मतलब जो, अच्छा, उर्दू का मसला ये है कि उर्दू ज़बान के जो कुछ अल्फाज हैं ना, कुछ फ़ारसी से हैं, कुछ अरबी से हैं, और पैदाइश इसकी यहीं पर है। इट्स लाइक कि कोई बच्चा है, कहीं पे पैदा हुआ है, उसका फलाना चीज़, जैसे कोई कपड़ा है वो लाकर कहीं किसी और मुल्क से पहना दिया, कि कोई मतलब कैप है किसी और मुल्क से पहना दिया, इस तरह से, लेकिन पैदाइश हमारी हिंदुस्तान से है। अब इसको हम लोग क्या देते हैं, अरे उर्दू बोलती है, उर्दू पढ़नी है, उर्दू सीखनी है, उर्दू से मोहब्बत है, पाकिस्तान जाओ। नहीं भाई, हम उन्हें रिलीजन से मिला देते हैं। हाँ, हम उन्हें क्यों अपनी इतनी प्यारी ज़बान का वो शेयर दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। हाँ, उनकी ज़बान है, वो बोलते हैं, अच्छी चीज़ है, आप बोले, हमारा उनसे कोई मतलब, मैं यहाँ पे फिर लोग कहेंगे देखो डिफेंड कर रही है अपने आप को। देखिए, मैं हिंदुस्तान की इंसान हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं इस चीज़ को हक से कह सकती हूँ कि उर्दू जो है हिंदुस्तानी ज़बान है, और उर्दू बहुत खूबसूरत ज़बान है। इसको ऑन कीजिए, ठुकराइए मत, ऑन कीजिए। तो सबा, आपने उर्दू ज़ुबान के बारे में बात की और आपने ये भी हमारी ऑडियंस को बताया कि उर्दू ज़ुबान ने हिंदुस्तान में ही पैदाइश पाई है। जी बिल्कुल। लेकिन एक दौर था गालिब का, फ़ानी का, हसरत मोहानी का, उस दौर की उर्दू, हाँ, उस दौर की उर्दू और आज की उर्दू में आप क्या फ़र्क देखती हैं? फ़र्क तो खैर ज़बान है, और कुछ ज़बानें बहुत डायनेमिक होती हैं, इंग्लिश भी एक डायनेमिक, क्योंकि चेंजेस तो आते रहते हैं ना। उस ज़माने में क्या था, वो ज़माना था गोल्डन एरा कह लीजिए शायरी का। लोगों को समझ थी, अल्फाज की समझ थी, कहाँ पे क्या बोलना है, इस चीज़ की समझ थी, और रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। आज के ज़माने में क्या है, उर्दू है, ऐसा नहीं है कि उर्दू मर चुकी है या उर्दू नहीं है या डेड लैंग्वेज नहीं कह सकते इसको। ऑफ कोर्स उर्दू लोग बोलते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। आज के ज़माने में लोग बहुत फास्ट हो गए हैं। लोग इतना वक्त नहीं लगाते, किसी ज़बान में नहीं लगाते, किसी चीज़ में इतनी मोहब्बत या इतना वक्त नहीं लगाना चाहते। वो बस जल्दी जल्दी जो चीज़ आ रही है, ठीक है, आधी अधूरी आ रही है, इंग्लिश के साथ मिला के बोलो, ठीक है, बस ये चलता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे उर्दू में खामियां पैदा हो रही हैं? हाँ, देखिए, खामियां क्या, जब किसी चीज़ में मिलावट हो जाती है तो वो चीज़ उतनी प्योर नहीं रहती। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, खामियां उर्दू में तो खैर क्या कहूँ खामियां, लेकिन हाँ, ज़बान हमारा नुकसान हो रहा है कि हम एक प्यारी सी ज़बान से जो है महरूम होते जा रहे हैं। तो सबा, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे शायरी की वैसे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, शायरी जो होती है वो 2 तरह की होती है, इश्क़ मजाजी और दूसरी इश्क़ हकीकी। अगर आप इसको समझाना चाहेंगी तो आप किस तरीके से समझाएंगी? मन का इश्क़ मजाजी वो शायरी है जो, देखिए, अल्लाह क्या है, खालिक है, उसके अलावा जो उसने मतलब उसकी जो मखलूक है या उसकी जो खल्क कह लीजिए, उसकी मोहब्बत में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, किसी को किसी से मोहब्बत है, किसी को किसी से मोहब्बत है, बिल्ली से मोहब्बत है,
कुत्ते से मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह की मखलूक में आती हैं, खल्क, इसकी मोहब्बत में जो शायरी की जाती है वो इश्क़ मजाजी होती है। जैसे बहुत बड़े बड़े शौरा रहे हैं, मीर, गालिब, फराज, फैज़, तो जॉन एलिया, परवीन शाह के साहिबा, सब लोग ये ज़्यादातर इश्क़ मजाजी की शायरी करते हैं। इश्क़ हकीकी ये वो शायरी है जिसमें, अच्छा 2 चीज़ें समझाऊंगी मैं इसमें। एक तो ये कि इश्क़ हकीकी में उससे जो मोहब्बत होती है ना, वो ऐसा होता है उसमें जो हमारा महबूब होता है वो हमें हर कहीं दिखाई देता है, लेकिन हर कहीं वो मौजूद होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे हर कहीं मौजूद तो हर कोई भी चीज़ नहीं लगती है। जैसे अब मैं हूँ, मुझे सपोज करो किसी फला चीज़ से मोहब्बत है, मुझे अपनी बिल्ली से मोहब्बत है, मैं कहीं भी जा रही हूँ तो वो हर कहीं थोड़ी मुझे मिल जाएगी, हर कहीं मैं थोड़ी उसे महसूस कर सकती हूँ, मतलब महसूस तो खैर कर सकते हैं लेकिन हर कहीं मौजूद नहीं है वो। तो यहाँ पे हम खुदा से उसको जोड़ देते हैं। तो इश्क़ हकीकी जो है वो शायरी जो खुदा की मोहब्बत में की जा सके या खुदा की मोहब्बत में हम करते हैं ज़्यादातर और बेशतर। और इसको ज़्यादातर अगर मैं किसी शायर का नाम लूँ, कोई ऐसा शायर, हाँ कई सारे शौरा हैं, जैसे अल्लामा इकबाल साहब हैं, बहुत इश्क़ हकीकी पे उन्होंने शायरी की। रूमी इतना बड़ा नाम है, रूमी कैसे भूल सकते हैं। इश्क़ हकीकी पर कोई एक शेर हो जाए। अभी बताती हूँ मैं आपको। और एक शायर और बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, इश्क़ हकीकी पर तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ, मेरी साथ की देख मैं क्या चाहता हूँ। वाह। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, मैं आपका सामना चाहता हूँ। वाह। मेरे ख्याल से गलत ना पढ़ा, अक्सर मैं शेर गलत पढ़ देती हूँ। कोई बात नहीं सबा, जो भी है आपने बहुत अच्छे से इसको बताया। आप महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। काइंड ऑफ। हाँ, तो आपकी नज़र में एक सक्सेसफुल वुमन कौन होती हैं? सक्सेसफुल वुमेन, मनकश आप भी एक सक्सेसफुल वुमेन है मेरी नज़र में। और एक सक्सेसफुल वुमेन सबसे पहली चीज़ तो एजुकेटेड हो, ठीक है, और एजुकेटेड के साथ साथ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। पढ़ लिख कर आप अगर पढ़ लिख लिया आपने, और आप देखिए 2 चीज़ें होती हैं, आप पढ़े लिखे तो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पढ़ें। सबसे पहला, लोग सोचते हैं कि यार जॉब नहीं करानी हमें लड़की से, हम क्यों पढ़ाएं। भाई अकल पकड़ो पहले तो तुम ये बताओ, पढ़ाई तुम जॉब के लिए करते हो? मुझे तो इससे नफरत हो गई है। लोग ये कहते हैं जॉब थोड़ी करानी, क्यों पढ़ाना। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए पढ़ाई की जाती है, ताकि आप कहीं जाओ तो आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लो, आप अपनी मंजिल खुद बना लो। कहीं गुम जाओ तो आपको रोना धोना ना पड़े, आप खुद अपने घर तक आ जाओ, ठीक है। और काबिल होने चाहिए, कोई आप पे सवाल उठाता है, कोई आपसे जवाब लेने की कोशिश करता है तो आपको जवाब आना चाहिए। और काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि आप रिप्रेजेंट करें, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें कम्युनिटी को करें, देश को रिप्रेजेंट करना चाहें देश को करें। हमारी कम्युनिटी में लड़कियों को जो है आप अपनी ही इस्लाम की नॉलेज नहीं होती ज़्यादातर। मैं भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रख के नहीं बैठी यहाँ पर, लेकिन आप इतनी नॉलेज गेन कर लीजिए कि कोई सवाल उठा रहा है तो जवाब आपके अंदर होना चाहिए। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, वो आपको कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि वो पहले ज़माने में कहते थे कि यार औरत तो ये है फला है, अपने मतलब मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि ये घर की मतलब घर की 4 दीवारियों की चीज़ है, ये पता नहीं क्या क्या बोलते क्या करेंगे पढ़ाकर, शादी ही करनी है, एग्जैक्टली, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। लेकिन मनकश हमारी बेचारगी को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत लोग आगे आ जाते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आता। कुछ औरत ज़्यादा बोल जाती है ना, तो ये कहते हैं अच्छा, और औरतों के साथ बड़ा हादसा ये है कि उन्हें उनके जो हकूक़ हैं उनसे आगाह नहीं किया जाता। मतलब हमारा आदमी जो है ना छुपा छुपा के रखते हैं। कोई लड़की अगर पढ़ लेती है ना तो उस पर ये मतलब ये मेंटेलिटी में एक तरह से सोच में बिल्ड कर दिया है कि लड़की पढ़ रही है, कॉलेज जा रही है, आवारागर्दी करेगी, छिचोराबंदी करेगी, भाग जाएगी, कोर्ट मैरिज कर लेगी। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, खुद बहुत ही ख़राब अल्फाज हैं, ठीक है। इतना पढ़ लिख लीजिए। परवरिश देखो, सबसे पहला स्टेप होता है परवरिश। आप परवरिश अच्छी कीजिए। एक हद तक परवरिश काम करती है। जब बच्चा 12, 13, 14, 15 साल का होता है, वहाँ तक फिर पढ़ लिख के इंसान को खुद समझ आ जाए। जो टीन एज होती है ना, वो बहुत ही नाजुक एक पीरियड है। उसमें आप अपने बच्चों को संभाल लीजिए। जब बच्चा आपका 19 पार कर जाएगा, वो पढ़ लिख लेगी ना लड़की आपकी, तो उससे फिर ज़रूरत नहीं है कि जो मतलब चीज़ें हैं वो कोई और बताए। तो बहुत ज़रूरी है कि एक सक्सेसफुल वुमेन तो मेरे लिए वही है जिसके अंदर हिम्मत हो, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं काबिल हो। कहीं ना कहीं जो समाज की महिलाएं होती हैं वो भी पुरुष सत्ता को बढ़ावा देती हैं। औरतें ही देती हैं, औरतें ही देती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक मेरी मतलब मैं अपने एक पर्सन ए, मान लीजिए पर्सन ए एक पर्सन बी के बारे में, फीमेल बी के बारे में बात कर रही थी। फीमेल बी एक बिजनेस कर रही थी कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का। तो फीमेल ए उनके बारे में कहती हैं
क्या करने बैठी है, उसका मामा तक उससे बात नहीं करता, उसे शर्म नहीं आ रही वो बिजनेस कर रही है। आई वाज लाइक भाई हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को याद करो, वो एक बिजनेस पर्सन थी, शी वाज अ बिजनेस वुमन। समझ रहे हैं आप? हम पता नहीं कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। बस ये चीज़ है। इस्लाम के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करती क्योंकि फिर लोग क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हैं, और ये वो क्योंकि हम लोग 100% हम भी फॉलो नहीं करते ना, तो चीज़ें अगर हम कुछ कहते हैं ना तो लोग फिर उसको पकड़ते हैं कि नहीं तुम पहले ये देखो, जो इंसान कुछ बोल रहा है ना उसे सुन लीजिए, अगर वो ख़राब गलत चीज़ है ठीक है, तो अगर आपका पर्सनल है समझा सकते हो तो ठीक है, अगर वो गलत चीज़ है तो आप उसको छोड़ दो, अच्छी चीज़ है तो आप उसको एक्वायर कर लो। सबा एक चीज़ और बहुत ज़्यादा फेमस है इस्लाम को लेकर कि जो महिलाएं हैं लव मैरिज को लेकर, महिलाएं लव मैरिज नहीं कर सकती, उसमें किस हद तक सच है ये बात? देखिए इस्लाम में ना सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है, आप आदमी और औरत को एक साथ, मान लीजिए एक महिला किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के से मोहब्बत कर रही है, तो उसके घर वाले सामने आ जाएंगे कि हम आपकी उसे शादी नहीं करने देंगे, या फिर ये उनके घर वाले कह देंगे या तो आप हमें चुन लो या फिर उस लड़के को चुन लो। और अगर वहीं उसके घर वाले उसके अपनी मर्जी से शादी करा रहे हैं, किसी से भी करा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन वो उसकी कम्युनिटी का है, पूरा सपोर्ट मिलता है। मनकश इसका बड़ा नाजुक जवाब होगा, अगर मैं देती हूँ तो 1000 मेरे ऊपर आवाज़ें उठ सकती हैं, लेकिन देखिए मैं इसका ऑनेस्ट जवाब दूँगी। इस्लाम में क्या है ना कि इस्लाम में आप शादी या निकाह या उस इंसान से नहीं कर सकते जो आप लाइक अल्लाह को नहीं मानता, कलमा नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। आप उसी से शादी, या फिर अहले किताब जो ईसाई हैं या यहूदी हैं वो अहले किताब में आते हैं। देखिए ठीक है, बाद में यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि 4 लोग खुश हो जाएं या 4 लोग नाराज़ हो जाएं, जो चीज़ सच है मैं वो कहूँगी। तो अगर ऐसा होता है कि किसी लड़की को किसी से मोहब्बत है, ठीक है, उसकी पर्सनल चॉइस है, मोहब्बत हो गई यार, इस चीज़ में मैं किसी के बारे में कुछ, लेकिन मुश्किलात लड़की के सामने ज़्यादा पैदा हो जाती है। वहीं अगर ये लड़का या हाँ एग्जैक्टली, देखिए ये तो बहुत सारे हमारा इनबिल्ट है कि ये, मुझे लगता है अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हमें अभी 90 साल और लगेंगे ये चीज़ें इससे बाहर निकलने में। तो अगर लड़की के, मैं ये कहूँगी अगर लड़की के लिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं लड़की नहीं कर सकती, तो लड़के के लिए भी इक्वली वो होना चाहिए। आप लड़के को अलाउ कर रहे हैं, लड़की के लिए आप उसमें बंदिश लगा रहे हैं, तो दैट कैन बी अ लाइक इशू। और मैं इस चीज़ में यही बोलूँगी कि हाँ, कि अगर इस्लाम में ये चीज़ है और आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो दैट। रही बात मोहब्बत की, अगर पेरेंट्स अलाउ, जैसे कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ ठीक है, आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है विद इन योर कम्युनिटी, या मैं यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी, बहुत गिचपिच हो जाएगा कि मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि कम्युनिटी में ही आप नहीं करो, क्यों, वो इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं इस्लाम के दायरे में रहकर बात कर रही हूँ, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, ठीक है, और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे और आपको पता है कि फ़लाँ इंसान अच्छा है, अच्छा इंसान है, आपकी ज़िंदगी उसके साथ अच्छी गुजरेगी और वो बहुत अच्छा नेक इंसान है, जो भी आपके क्राइटेरिया रहा हो, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। अब उसमें बाज़ लड़कियां जो हैं वो भागने लगती हैं, भाई नहीं, देखिए ज़िंदगी है ये, मैं अपने एक इंसान के तौर पे कहूँ ना, ये ज़िंदगी है। आप अगर पेरेंट्स आपके नहीं मान रहे हो, बहुत ही हद हो चुकी है, तो आपको भागना भी नहीं है, आपको बगावत इस तौर पे भी नहीं करनी। फिर आपको देखना है कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मैं इसमें हर किसी को अलग अलग एडवाइस नहीं दे सकती, वो इंसान खुद देखेगा। ठीक है सबा, कोई एक संदेश, कोई एक मैसेज जो कि आप नौजवान लड़कियों को देना चाहती हूँ? नौजवान लड़कियों को मैंने अभी बोला कि प्लीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। पता है आपको मनकश, आई लव बीइंग अराउंड, लाइक आई लव बी विद एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर ये कह लीजिए ख़ुद मुख्तार औरतें। मैं आई लव बी विद देम, बिकॉज के पता नहीं मेरा बचपन से ये नेचर रहा है। मेरी एक खाला हैं, वो बहुत ही बचपन से कुछ चीज़ हो जाती ना घर में, कोई सांप आ गया, पहले नल चलते थे, नल ख़राब हो गया, मामा तक खाला को आवाज़ दे रहे हैं, तो मैं बचपन, देखो मैं 5-6 साल की से चीज़ें नोटिस करना सीखी होंगी, तो मैं क्या अकल होती है बच्चे को, मुझे बचपन से वो पसंद थी यार, कितनी अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन है, मुझे ऐसा बनना है, तो मुझे वही चीज़ बचपन से पसंद है। तो मैं वही कहूँगी कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। आप अपनी नींद पूरी कर पाती हैं? मैं नहीं कर पाती, मेरा सर भारी रहता है, मैं 1000 कामों में, पता है मेरा कभी नींद पूरी नहीं होती ना मनकश, तो मेरा पूरा दिन ऐसे, मैं काम सब करूँगी, सारे काम, प्रोडक्टिविटी मेरा 19-20 का फ़र्क हो जाएगा, लेकिन मेरा सर ऐसे ही रहता है, मैं ऐसे टूलती काम करती हूँ। लेकिन मैं लोगों से
स्ट्रिक्टली कहूँगी, रिक्वेस्ट भी कर लूँगी कि प्लीज़ अपनी नींद कम से कम 7 घंटे पूरी कीजिए, क्योंकि अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हैं ना, 6 घंटे भी आप सो रहे हैं तो चलेगा, दोपहर में थोड़ा आधा घंटे की पावर नैप ले लीजिए। तो सबा, आपने यहाँ पर बहुत खूब अंदाज में अपनी बातें रखी हैं और आपने ये भी बताया कि ज़्यादातर आपको मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही टारगेट करते हैं। हाँ, अपने ही कर देते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आप हिजाब पहनती हैं तो किसी दूसरी कम्युनिटी ने आपको कहा हो कि इस्लाम में जो हिजाब है वो एक बंदिश है? हाँ, मनकश, हाँ, ये देखिए, इस चीज़ें तो बहुत और क्या नॉर्मल है। आप इसको बंदिश महसूस करती हैं? वही बताती हूँ मैं आपको, ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, ये चीज़ें हर हिजाबी लड़की के साथ होती है, लेकिन मैं उसका एक जवाब देना चाहूँगी। इट्स लाइक कि मैं फुल स्लीव्स के आज कपड़े पहन रही हूँ, ठीक है, तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने कि मेरा हाथ काम करना बंद कर जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, आप भी फुल स्लीव्स पहनिए, आप मूव करके देखिए, ठीक है, आप अपना जो काम कर रही हैं वो नॉर्मली करेंगे, बहुत फनी सी बात आपको लगेगी, लेकिन एक मैसेज है इस चीज़ में, मैं हिजाब लपेट रही हूँ, मैंने हिजाब लपेट लिया, कपड़ा है, मैंने अपने सर पे लपेट लिया, ठीक है, वो हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, तो मैंने शायद इस वजह से, या मेरे ख्याल से मुझे पसंद हो, या मेरी पर्सनल चॉइस हो, या मेरी आइडेंटिटी हो, उसका रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कपड़ा अपने सर पे लपेट लिया है तो क्या मेरा जहन काम करना बंद कर जाएगा? या कोई लड़की जो है अपना चेहरा ढकती है, वो उसकी मर्जी है कि वो आपको अपना चेहरा दिखाए या ना दिखाए, उसकी मर्जी है, उसे दिखाने का दिल नहीं कर रहा, आपको क्यों जलन हो रही है, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि मुझे इसका चेहरा देखना है? वो अपना काम कर रही है, चेहरा नहीं दिखाना चाह रही, वो अपना काम तो कर रही है ना। अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ में ये नहीं कहूँगी कि हिंदू कम्युनिटी में भी बात होती है कि बहुत सारी औरतें घूंघट करती हैं, ठीक है, चेहरा आइडेंटिटी होती है, वाकई होती है, लेकिन यहाँ पे उनकी मर्जी, अगर किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है वो चीज़ गलत है, अगर लेकिन अपनी मर्ज़ी से कोई लड़की कर रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जहन तो काम करना बंद नहीं कर रहा ना। मैं पीएचडी कर रही हूँ इन बायोटेक्नोलॉजी, मेरे दिमाग पे तो कपड़ा नहीं बांध दिया ना किसी ने। तो वही चीज़ है कि मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, ज़माने में बहुत चीज़ें हैं, और भी गम है मोहब्बत के, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी चीज़ें हैं यार, एक्सप्लोर करो, इन सब चीज़ों को छोड़ो। चलिए सबा, अब मैं आपके सामने चंद शेर पेश करूंगी जिनमें मैं पहला मिसरा कहूँगी और दूसरा मिसरा आपको पूरा करना है। ये आपके लिए एक टास्क के तौर पर मैं पेश कर रही हूँ। मैं गलत करूँगी ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि आप अच्छा ही करेंगी सबा, इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहला शेर आपको मैं नज़र कर रही हूँ, जिसका पहला मिसरा आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वाह, बहुत खूब, गालिब का है ये शेर। बेशक। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, अल्लामा इकबाल साहब। बहुत खूब। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं है तो बेजार ही रहो। शायर भी बता दीजिए। अब जॉन एलिया, जब बस में कुछ नहीं है तो बेजार ही। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, फैज़ अहमद फैज़। बहुत खूब सबा। राहतें और भी हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। बहुत खूब। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊं। वाह, बहुत खूब सबा, आप तो सारे ही शेर बिल्कुल पूरे करती जा रही हैं। शाकिर साहिबा का बहुत फेमस शेर है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, कोई बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बेशक, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। गलत है, सही है? बिल्कुल सही सबा। हाँ, यही है। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। वाह। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी बहुत है। बहुत खूब, सही है, बिल्कुल सही है सबा। हाँ। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। वाह। अंजुम रहबर साहिबा। ठीक है। किसी को घर मिला किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आज मदर्स डे भी है। मदर्स डे मुनव्वर राना साहब के बहुत शेर हैं मदर्स डे पर। कोई एक और शेर हो जो आप चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। बहुत खूब। चलिए, अब मैं आपके सामने एक एक लफ्ज़ दूंगी और आपको बताना है कि आपके जहन में उसको सुनकर क्या एक शब्द आ रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो पहला शब्द ये है फेम, अ ब्यूटीफुल कर्स, हिजाब, नोट अ बर्डन,
लव, नेसेसरी इमोशन, साइंस, मोर टू बी डिस्कवर्ड, उर्दू, चाशनी, फैमिली, स्ट्रेंथ एंड पीस, क्रिटिसिज्म, criticism is growth, हेटर्स, loyal fans, तालीम, बुनियादी हक, दुआ, ज़रूरी तौफीक, खुदा। वाहिद सच। बहुत खूब सबा, बहुत अच्छे से आपने और अपनी शुक्रिया बात, आपका, अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। हाँ बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। अच्छा सभी सबा, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप इंटरव्यू के दौरान नर्वस हुई हों? मुझे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं। अरे यार, ये सवाल आपने, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सोच रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी और आपने पूछ लिया। ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंस लगती हूँ लोगों को, बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, बहुत कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। भाई सुनो, एक अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट मेरा रिकॉर्ड हुआ है, अभी रिलीज नहीं हुआ। उसमें एक शेफ आए थे, ठीक है। वो फूड के मतलब उनका जो फील्ड है वो डिफरेंट है, मेरा फील्ड डिफरेंट है। साइंस से या फिर उससे शायरी से पूछ सकती हूँ आपसे। मैंने स्क्रिप्ट तैयार की आफ्टर लाइक रिसर्चिंग फॉर 2-3 days। मैंने उसको तैयार किया, मेहनत से टाइप किया ये वो। अब उनसे मैं पहले दूसरे सवाल करती हूँ, वो सारे जवाब जो है मेरे जो सवाल थे उसमें पहले दूसरे सवाल में ही दे देते हैं, ब्रीफ में अच्छा जवाब देते हैं वो बहुत। अब मेरे पास हो गए सवाल खत्म। अब मैं तो जानती नहीं खाने के बारे में ज़्यादा, क्योंकि मैं तो खाना भी ज़्यादा नहीं खाती। अच्छा। तो बहन क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मनकश, मैं वहाँ पे ऐसे नर्वस हो गई थी। पहली बार ज़िंदगी में मुझे फील हुआ कि मैं वहाँ पे जो है थोड़ा नर्वस फील हो रही हूँ। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि वो खुद के फील्ड में काफ़ी माहिर थे और मैं उनके फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। जो मैंने प्रिपेयर किया था वो मेरा ख़त्म हो चुका था कंटेंट। तो यहाँ पे ऐसी कोई नर्वसनेस नहीं थी। बस इसकी वजह यही है कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। जो भी आप काम करने जाने, आपको बहुत उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो नर्वसनेस नहीं होगी। सबा कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी जो शायरी है उसको एक बारी तो मुशायरे में पढ़ दिया, लेकिन दोबारा आपने उसको मुशायरे में पढ़ दिया और आपको काफ़ी क्रिंज फील हुआ कि मैंने क्यों पढ़ दिया, और यहाँ पर तो वही ऑडियंस मौजूद है जो पहले मुशायरे में भी थी? हाँ, ये तो देखिए, बाज़ दफ़ा ना आपके पास कलाम बहुत ज़्यादा नहीं होता, और मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं बैठे बैठे 10 बस एक दिन में कह दूँ। नहीं, मैं बहुत मुश्किल से बैठती हूँ, कभी आ गया अल्लाह की तरफ से तो कह दिया शेर। वो भी इतने अच्छे नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपने आप को बहुत अच्छी शायरा नहीं मानती। क्रिंज फील नहीं होता। बहुत सारे शोरा ऐसा करते हैं कि अपना कलाम जो बार बार पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है मनकश कि मेरी डायरी में जो पहले की गज़लें या नज़्म लिखी हुई थी, और वो बाज़ दफ़ा इतनी अच्छी नहीं होती थी। अब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा क्रिंज लगता है। फिर लगता है कि चलो कोई नहीं, हमने ग्रोथ तो हासिल की है ना, मतलब कम से कम हम सीख के तो आए हैं ना। हर इंसान की शुरुआत पहले स्टेप से होती है। तो क्रिंज भी लगता है और लगता भी है कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि इतना अल्लाह ने नवाजा। और सब आप भी जेंजी हैं, हम भी जेंजी हैं, तो आजकल ये अलग अलग तरह के टास्क करते ही रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी में बिना बुलाई गई हो? ओह माय गॉड। खाना खाया हो वहाँ जाके? और पहले वैसे तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये चीज़ गलत है कि आप किसी के घर में ऐसे बिना बुलाए नहीं जा सकते। आप किसी को, चोरी हो गई ना, आप किसी के घर में जाके शादी में या किसी जगह जाके खाना खा रहे हो। लेकिन मनकाश, मैं एक्चुअली मैं जब छोटी थी, 12th के बाद की बात है ये, मुझे बड़ा क्रेज़ था। मैंने अपने दोस्तों से भी कई मरतबा बोला। लेकिन एक दिन मैं घर गई, मैंने अपनी बहनों से बोला। एक तो मेरी बहन है, एक और 2-3 मैंने और रख रखी होती हैं, मतलब है मजाक के तौर पे बोल रही हूँ। तो मैंने अपनी बहनों से बोला चलो आज किसी शादी में चलते हैं। हम लोग बिना तैयार हुए ऐसे, मतलब मैंने शायद जीन्स और ये कुछ समथिंग पहना था, तो उस वक्त मैं हिजाब नहीं करती थी। मैं पहुँच गई शादी में। यू वोंट बिलीव, वो शादी का फंक्शन नहीं था, वो हल्दी का फंक्शन था। अब उसमें सब लोग फैमिली मेम्बर, हल्दी में कितने ही लोग बाहर के आते हैं। अब मैं वहाँ पर मेरी बहनें तो अलग खाना वाना खाने लगी। मैं पता नहीं क्या मेरा दिमाग में आया, मैं जाकर एक टेबल पे बैठ गई खाना लेकर। खाना मुझे तक खाना नहीं होता, पता नहीं शौक था, एक किक मिलती है। तो मैंने कहा वहाँ पे फैमिली के साथ में बैठ गई। अब वो मुझसे सवालात कर रही हैं, यार आप तो स्मार्ट लग रही हैं, आप जीन्स वगैरह उसमें ही आ गई, मतलब मैंने वैसे पहना था कार्गो वगैरह, तो आप तो स्मार्ट लग रही हैं। वो मुझसे सवाल करने लगी, आप फेमिना की कौन है? मुझे नाम भी याद है, फेमिना नाम था उस लड़की का। हल्दी का फंक्शन था। मैंने इतनी बातें बनाई, मुझे बातें बनाना इतना अच्छा लगता है। मैंने इतनी बातें बनाई, उनको घुमा घुमा के खाना खा के निकल कर आ गया। मैंने सोचा उसके बाद, मैंने कहा नहीं, ये बहुत अब तो मैं वैसे भी नहीं जाती। अब तो ओखला में माशाल्लाह बहुत लोग जानने लगे हैं। ओखला के बाहर तो मैं जाती नहीं, जामी नगर में मैं रहती हूँ, तो मैं जाती नहीं ऐसा कि पकड़ी गई तो ये इसे तो हमने बुलाया नहीं था, ये कहाँ से आ गई, अच्छा नहीं लगता ना, बेइज्जती फील होती है। सबा कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को स्टॉक किया हो? मन का इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी, स्टॉक मैंने किया, और मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को स्टॉक किया है ना, वो मैं खुद हूँ।
मैं इतना अपने आप को देखती हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं इसकी वजह ये है कि मैं सेल्फ इम्प्रूव करना चाहती हूँ। मैं बार बार अपनी रील्स देख लूँगी कहाँ पे क्या गलती की है, अगर रील्स में कोई गलत मतलब कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। रही बात स्टॉक करने की, तो लड़कियां हैं, हम लड़कियां के लड़के भी, हम जेनजीज हैं और आजकल सोशल मीडिया पे, तो ऐसे नहीं कि मैं किसी से चिढ़ रही हूँ या मुझे किसी से कोई खतरा है तो मैं जाके, हाँ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कोई ऐसा है कि किसी फील्ड में फॉर एग्जांपल मुझे किसी आर्टिस्ट को बुलाना है, वो या कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में मुझे पता रखना है कि ये इंसान कितना क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं किसी को स्टॉक करके कुछ नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स नॉट। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि कुछ मुझे काम अगर कोई पड़ता है इन केस, क्योंकि मैं आर्टिस्ट से हमेशा काम में रहती हूँ, तो ऐसा एक दो मर्तबा होता है कि मैं चेक कर लेती हूँ किसी की प्रोफाइल पर जाकर, स्टॉक नहीं करती। आपने कभी किसी का चेहरा देखकर पकड़ लिया हो कि वो इंसान झूठ बोल रहा है? पकड़ा है कभी? मैंने कहा ये चीज़ अल्लाह पता नहीं क्यों आपने सवाल अच्छा पूछा कि आजकल पता है क्या हो रहा है, कुछ साल से, एक आध साल से पता नहीं क्या मेरे अंदर एकदम ट्विस्ट आया कि मुझे ना बात, जैसे आप कोई बात कर रही है ना, तो मैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी को पढ़ पाऊंगी, मेरे साथ हो रहा है। तो कोई झूठ बोलता है 100% तो नहीं पकड़ पाऊंगी कि झूठ बोल रहा है। आप मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या खाया, आपने चने की दाल खाई, आपने बोला मैंने चिकन खाया, तो वो तो खैर जाहिर सी बात है, छोटी मोटी बात है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे लग रहा है कि कोई वाइब्स आ रही है, तो मैं बहुत जल्दी से कैच कर लेती हूँ। मेरा जहन इतना तेज़ चल जाता है वहाँ पर कि मैं पूरा स्कैन कर लेती हूँ बाज़ दफ़ा इंसान को। तो वो ये एक्सपीरियंस की वजह से मे भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हैंडल करना। सब आपके सामने में कुछ शायर के नाम लूँगी, आपको उनमें से अपने मन पसंदीदा शायर सुनने हैं। बताइए, राहत इंदौरी या फिर वसीम बरेलवी? राहत इंदौरी। राहत इंदौरी या मुनव्वर राना? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। राहत इंदौरी। राहत इंदौरी, राहत इंदौरी या अहमद फराज? अहमद फराज। अहमद फराज या जिगर मुरादाबादी? अहमद फराज। अहमद फराज या मुनीर नियाज़ी? मुनीर नियाज़ी बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन अहमद फराज मेरे पसंदीदा। ओके। अहमद फराज या बशीर बद्र? बशीर बद्र। बशीर बद्र या परवीन शाकिर? परवीन शाकिर वाहिद इसमें अभी तक फीमेल शायर आई हैं, तो परवीन शाकिर को ले लेते हैं। बशीर बद्र ज़्यादा अच्छे लगते हैं। परवीन शाकिर। परवीन शाकिर या अंजुम रहबर? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर या किश्वर नाहिद? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर या जॉन एलिया? जॉन एलिया। जॉन एलिया या फैज़ अहमद फैज़? फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ या मीर अनीस? मीर अनीस। मीर अनीस या मीर तकी मीर? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर या अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल मेरे फेवरेट है, लेकिन मीर तकी मीर उर्दू से। मीर तकी मीर या मिर्ज़ा गालिब? रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर। ठीक है सबा, बहुत खूब। अब आखिरी सवाल। सवाल क्या, आप ऐसा कीजिए, कोई अपनी एक गज़ल का कोई खूबसूरत सा शेर हमारी ऑडियंस के समातों के हवाले कीजिए। कोई हमदर्द ऐसा हुआ करे मेरे दर्द की जो दवा करे। कोई हमदर्द ऐसा हुआ करे मेरे दर्द की जो दवा करे। मैं उसकी खातिर दुआ करूं, वो मेरी खातिर दुआ करे। मैं उसकी खातिर दुआ करूं, वो मेरी खातिर दुआ करे। मैं हाथ पे उसके गज़ल लिखूं, मेरी गज़लों को वो पढ़ा करे। कोई हमदर्द ऐसा हुआ करे मेरे दर्द की जो दवा करे। मैं उलझी उलझी रहती हूँ, वो सुलझा सुलझा रहा करे। कोई हमदर्द ऐसा हुआ करे मेरे दर्द की जो। वाह वाह, मेरी दर्द की जो दवा करे। बहुत खूब सबा, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। हमने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरे साथ लुत्फ़ आया होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपका पहला पॉडकास्ट है, मैं बहुत दिल से दुआ करूँगी, मेरा भी कभी पहला हुआ था तो मैं हमेशा इंशाल्लाह दुआ करती रहूँगी अल्लाह ताला से कि आप बहुत आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबा कि आप हमारी मेहमान बनी और हमको आपने मौका दिया। आपने हमें मौका दिया, यहाँ पे बुलाया, क्योंकि मैं अपने पॉडकास्ट में अक्सर बोल नहीं पाती, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, मैं यहाँ पे काफ़ी बोल पाई और काफ़ी बोला मैंने। बहुत शुक्रिया। तो ये थी सबा पाशा, जिन्होंने अलग अलग मज़मून पर अपनी बात कही, महिलाओं के लिए बात कही, बच्चों की परवरिश पर बात कही। इसी के साथ उन्होंने इस्लाम से रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारी हमारी ऑडियंस को दी है। इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।